क्या आपको लगता है कि ताजमहल भारत की सबसे हैरान कर देने वाली इमारत है? अगर हाँ, तो शायद आपने इतिहास के उन पन्नों को पलटा ही नहीं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ताजमहल के बनने से सदियों पहले भारत में ऐसी इमारतें खड़ी की गई थीं, जिनकी इंजीनियरिंग देखकर आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स भी अपना सर पकड़ लेते हैं। ऐसी इमारतें जहां पत्थर बोलते हैं, जहां चुंबकीय शक्तियां जहाज़ों को खींच लेती थीं और जहां एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर एक मंदिर बना दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी मॉडर्न मशीन के उन लोगों ने ये किया कैसे? क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत थी या कुछ ऐसा जो हमसे छुपाया गया है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम वक्त के पहियों को पीछे घुमाएंगे और देखेंगे प्री ताजमहल एरा का वो भारत जो आज भी एक अनकही पहेली है। वीडियो के आखिरी 5 मिनट में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। सदियां बीत गई हैं, बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, लेकिन औरंगाबाद की एलोरा गुफाओं में खड़ा कैलासा टेम्पल आज भी साइंस के मुंह पर एक करारा तमाचा है। दुनिया भर के इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सालों इस पर रिसर्च की, लेकिन उनके पास आज भी इस एक सवाल का जवाब नहीं है कि ये आखिर बन कैसे गया। आमतौर पर जब हम कोई इमारत बनाते हैं तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं। एक एक ईंट जोड़ी जाती है, नींव रखी जाती है और धीरे धीरे इमारत आसमान छूने लगती है। लेकिन कैलासा टेम्पल की कहानी बिल्कुल उल्टी है। इसे बनाया नहीं गया था, इसे तराशा गया था। इमेजिन कीजिए, एक पूरे पहाड़ को जो ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया। इसे वर्टिकल एक्सकेवेशन कहते हैं। यह सुनने में जितना आसान लगता है, दिमाग के लिए उतना ही नामुमकिन है। अगर आज के दौर में हमें ऐसी इमारत बनानी हो तो हजारों क्रेन, डायमंड कटर्स और 3D मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 8th सेंचुरी में राजा कृष्णवन के शासनकाल में सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से यह चमत्कार कर दिया गया। अब यहां से शुरू होता है असली सस्पेंस। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन ठोस बेसॉल्ट को पहाड़ से काटकर बाहर निकाला गया था। 4 लाख टन। ये वजन इतना है कि अगर हम इसे ट्रक्स में भरें तो हजारों ट्रक्स कम पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो कितना था, सवाल ये है कि वो गया कहां। एलोरा के 50 किलोमीटर के दायरे में वो 4 लाख टन मलबा कहीं नहीं मिलता। किसी भी दूसरी कंस्ट्रक्शन में उस पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो क्या वो रातों रात हवा में गायब हो गया, या फिर हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पत्थर को मिट्टी या ऊर्जा में बदल सकती थी? चलिए थोड़ी देर के लिए मैथ्स का सहारा लेते हैं। इतिहास के मुताबिक ये मंदिर महज 18 साल में बनकर तैयार हुआ था। अगर हम हिसाब लगाएं तो 18 साल में 4 लाख टन पत्थर निकालने का मतलब है कि हर रोज 60 टन पत्थर निकाला गया, यानी हर घंटे 2.5 टन पत्थर। और याद रहे, ये सिर्फ पत्थर तोड़ना नहीं था, ये उस पत्थर पर दुनिया की सबसे बारीक नक्काशी करना भी था। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उकेरी गई हैं। हर एक मूर्ति, हर एक पिलर इतना परफेक्ट है कि 1 मिलीमीटर की भी गलती पूरे मंदिर को बर्बाद कर सकती थी, क्योंकि ये मोनोलिथिक है, यानी एक ही पत्थर से बना हुआ। अगर एक छेनी गलत चलती तो उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं था, कोई अंडू बटन नहीं था। फिर भी एक भी गलती नहीं मिली। क्या ये इंसानी दिमाग कर सकता है या उन्हें कोई डिवाइन गाइडेंस मिल रही थी? इस मंदिर की गहराई में एक और रहस्य छुपा है। इसके नीचे एक बेहद जटिल ड्रेनेज सिस्टम है। बारिश का पानी कहाँ जाएगा, कैसे निकलेगा, ये सब उस जमाने में प्लान किया गया था जब दुनिया को प्लम्बिंग का पी भी नहीं पता था। इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर कई ऐसी गुफाएं और रास्ते हैं जो आज भी आम लोगों के लिए बंद है। लोकल लोग और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये रास्ते एक अंडरग्राउंड सिटी की तरफ जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कैलासा टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े सीक्रेट बेस का दरवाजा था? एक और हैरत अंगेज बात जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 1682 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया था। उसने 1000 मजदूरों को भेजा और हुक्म दिया कि इस मंदिर को मिट्टी में मिला दो। 3 साल तक वो 1000 लोग दिन रात मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन 3 साल बाद क्या हुआ? वो सिर्फ कुछ मूर्तियों को नुकसान पहुंचा पाए, मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर सके। हार मानकर औरंगजेब को पीछे हटना पड़ा। एक पूरी सेना जिस मंदिर को 3 साल में हिला नहीं सकी, उसे सिर्फ कुछ लोगों ने 18 साल में बनाकर कैसे खड़ा कर दिया? कैलासा टेम्पल की बनावट में सेक्रेड ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया गया है। जब आप इसे टॉप व्यू से देखते हैं तो ये एक एक्स का निशान बनाता है। पुराने जमाने में बिना किसी ड्रोन या सैटेलाइट के उन्हें कैसे पता चला कि ऊपर से ये मंदिर कैसा दिखेगा? क्या ये मंदिर आसमान से आने वाले किसी विजिटर के लिए एक निशान था?
आज के मॉडर्न इंजीनियर्स कहते हैं कि अगर हम आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से इसे बनाने की कोशिश करें तो कम से कम 100 साल लगेंगे और खर्च का तो कोई हिसाब ही नहीं होगा। तो सवाल वही रह जाता है, वो कौन लोग थे? उनके पास वो वजह क्या था जिसके बारे में पुरानी कथाओं में जिक्र मिलता है, जो पत्थर को पिघला सकता था? कैलासा टेम्पल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक प्रमाण है कि भारत का अतीत उतना साधारण नहीं है जितना हमें पढ़ाया जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाया। लेकिन दोस्तों, हैरानी का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अगर एक पहाड़ को मंदिर बनाना चमत्कार है, तो अगला रहस्य तो आपकी आंखों से पर्दा ही हटा देगा, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं उस मंदिर की तरफ जहां पत्थर संगीत सुनाते हैं और जहां की इंजीनियरिंग देखकर नासा के साइंटिस्ट भी दंग रह गए हैं। तैयार हो जाइए हम्पी की उन म्यूजिकल पिलर्स की दुनिया में जाने के लिए, जिनका रहस्य जानने के लिए अंग्रेजों ने भी अपना सर पटक लिया था। कैलासा टेम्पल की ऊंचाइयों से निकलकर अब हम चलते हैं भारत के पूर्वी तट पर, जहां उड़ीसा के समुद्री किनारे आज भी एक ऐसे रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हैं जो साइंस और चमत्कार की लकीर को धुंधला कर देता है। 13वीं सेंचुरी में महाराजा नरसिम्हा देव ने एक ऐसी इमारत की कल्पना की थी जो न सिर्फ एक मंदिर हो बल्कि वक्त का एक बेजोड़ पहिया हो। इसे कहा गया कोणार्क सन टेम्पल, जिसे दुनिया ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानती है। इमेजिन कीजिए समुद्र के किनारे रेत पर खड़ा एक विशालकाय रथ, जिसमें 24 पहिए लगे हैं और जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। ये घोड़े हफ्ते के 7 दिनों का प्रतीक है और ये रथ है सूर्यदेव का। लेकिन ये रथ सिर्फ दिखने के लिए नहीं था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसके पहिए। इन 24 पहियों में से हर एक पहिया एक सनडायल है। आज के दौर में हम समय देखने के लिए डिजिटल घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 800 साल पहले बिना किसी बैटरी या गियर के ये पहिए सूर्य की रोशनी की मदद से समय की बिल्कुल सटीक जानकारी देते थे। इसकी कैलकुलेशन इतनी बारीक है कि ये मिनट तो क्या, सेकंड्स तक की जानकारी दे सकते हैं। जब सूरज की पहली किरण इन पहियों पर पड़ती है तो उनकी परछाई से वक्त का पता चलता है। क्या आप सोच सकते हैं कि उस जमाने के इंजीनियर्स को मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की कितनी गहरी समझ रही होगी? लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस मंदिर का असली रहस्य, इसका सबसे खतरनाक सस्पेंस इसके शिखर पर छुपा था। कहते हैं कि इस मंदिर के टॉप पर एक 52 टन का चुंबक लगा हुआ था। 52 टन! आज के मॉडर्न मैग्नेट्स भी इसके सामने बच्चे लगेंगे। लेकिन एक मंदिर के ऊपर इतने भारी चुंबक का क्या काम था? यहां साइंस और लोक कथाओं का एक ऐसा मेल होता है जो दिमाग घुमा देता है। रिसर्च कहती है कि मंदिर की हर 2 दीवारों के बीच में लोहे की प्लेटें लगी हुई थी। वो 52 टन का मैग्नेट इन सारी लोहे की प्लेट्स को एक मैग्नेटिक फील्ड में बांध कर रखता था, जिस वजह से ये विशाल मंदिर सदियों तक बिना किसी सीमेंट या मिट्टी के सिर्फ चुंबकीय शक्ति के दम पर खड़ा रहा। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान सूर्य की मूर्ति थी, वो हवा में तैरती थी। हाँ, आपने सही सुना। मैग्नेट की पावर को इस तरह से बैलेंस किया गया था कि लोहे से बनी वो मूर्ति बिना किसी सहारे के मंदिर के बीचों बीच हवा में झूल रही थी। क्या ये उस जमाने की मैगलेव टेक्नोलॉजी नहीं थी? लेकिन ये मैग्नेट ही इस मंदिर के लिए दुश्मनी का सबब बन गया। 15वीं और 16वीं सेंचुरी में जब विदेशी जहाज बे ऑफ बंगाल से गुजरते थे तो उनके कॉम्पस अचानक पागल हो जाते थे। उनकी सुइयां गलत दिशा दिखाने लगती थीं। कई जहाज रास्ता भटककर चट्टानों से टकरा जाते थे। पुर्तगीज सेलर्स ने इसे काला जादू का नाम दिया। उन्हें लगता था कि ये मंदिर जहाज़ों को अपनी तरफ खींचकर तबाह कर देता है। कहा जाता है कि उन सेलर्स ने मंदिर पर हमला किया और उस 52 टन के मैग्नेट को निकालकर अपने साथ ले गए। जैसे ही वो मैग्नेट निकाला गया, मंदिर का मैग्नेटिक बैलेंस बिगड़ गया। बिना मैग्नेटिक सपोर्ट के जो लोहे की प्लेटें दीवारों को थामे हुई थीं, वो ढीली पड़ गईं और मंदिर का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। लेकिन सवाल यह है कि वो मैग्नेट आज कहाँ है? क्या वो समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया या उसे पिघला दिया गया? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कोणार्क का सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। मंदिर का जो मेन सैंक्टम या गर्भगृह है, जहां वो तैरती हुई मूर्ति थी, उसे 1903 में ब्रिटिश राज के दौरान हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मंदिर धीरे धीरे गिर रहा था। अंग्रेजों ने इसे बचाने के लिए इसके अंदर रेत भर दी और सारे दरवाजे हमेशा के लिए सील कर दिए। आज 120 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो दरवाजा आज तक नहीं खुला। लोग कहते हैं कि अंदर आज भी वो मैग्नेटिक शक्तियां मौजूद हैं और अगर उसे खोला गया तो शायद कोई बड़ा अनर्थ हो जाए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कोणार्क का मंदिर एक पावर प्लांट की तरह काम करता था, जो सूरज की ऊर्जा को इकट्ठा करता था। क्या ये मुमकिन है? इन मूर्तियों के नीचे ऐसे क्या रहस्य दबे हैं जिन्हें दुनिया से छुपाया जा रहा है?
क्यों 1200 कारीगरों ने, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था, उन्होंने इसके पूरा होने के बाद अपनी जान देने की कोशिश की थी? लेजेंड है कि मुख्य कारीगर के 12 साल के बेटे धर्मपाद ने जब मंदिर का आखिरी पत्थर लगाया तो उसने मंदिर के ऊपर से कूदकर जान दे दी ताकि कारीगरों की इज्जत बची रहे। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ एक खंडर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की उन लॉस्ट टेक्नोलॉजीज का कब्रिस्तान है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। एक ऐसा मंदिर जो वक्त को मापता था, जो मैग्नेटिज्म से चलता था और जो आज भी रेत के ढेर के नीचे अपने रहस्य छुपाए खड़ा है।